बताएंगे जनसंख्या परिधि। याद है आप लोगों को? पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों के साथ जो आप लोगों का सिलेबस है ना, वही पढ़ा था हमने। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य रेशा, अर्थशास्त्र परिचय, सॉरी, अर्थशास्त्र परिचय ये पढ़ा था। और जो है व्यापार पढ़ा था। यही चैप्टर्स कवर किए थे ना आप लोगों के साथ? यस मैम। के लेकिन जो है व्यापार शायद आप लोगों को थोड़ा डाउट था, या एक क्लास में हमने कवर कर लिया था। तो ये व्यापार चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा अगर हम एक्सप्लेन करते हैं या थोड़ा फिर से पढ़ते हैं तो जो है आप थिंक आप लोगों के लिए आसानी होगी। क्यों? थोड़ा व्यापार चैप्टर देखेंगे फिर, क्योंकि जो है इकोनॉमिक्स में मतलब जो अर्थशास्त्र परिचय वो तो सहज है, उसमें कोई डिफिकल्टी या मुश्किल तो आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। लेकिन व्यापार चैप्टर में अगर आप लोग पढ़े तो वो अच्छा है। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के बाद ही क्या कहना है अगर थोड़ा सा व्यापार को डिस्कस किया जाए तो? स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं आप लोग? है ना? थोड़े थोड़े बच्चों को उस दिन समझने में भी डिफिकल्टी हो रही थी, तो थोड़ा व्यापार चैप्टर अगर यस हम पढ़ ले फिर, है ना? मैम। ठीक है, तो थोड़ा व्यापार चैप्टर देखेंगे। अर्थशास्त्र परिचय वगैरह तो सहज है, उसको हमने कर ही लिया था। थोड़ा व्यापार चैप्टर देखेंगे आज। यूं तो उस दिन आप लोगों को समझा दिया गया है व्यापार के बारे में, फिर भी आज रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको फर्दर कोई असुविधा ना हो और आप लोग जो है आसानी से इस चैप्टर को कवर कर पाए। तो रिवीजन क्लास ही समझ लीजिए, लेकिन एक्सप्लेन तो जरूर करेंगे व्यापार को। पीपीटी या स्क्रीन शेयर तो करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा चालू कर लूँ स्क्रीन शेयर, फिर जो है अ, हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड ना। वैसे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था व्यापार क्या होता है, क्या मतलब होता है व्यापार का, आप लोगों से सरल भाषा में पूछा जाए तो व्यापार का मतलब क्या होता है? हम्म गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। अच्छा, तो मैंने सिर्फ आप लोगों से इतना पूछा कि जैसे हमने पढ़ा है ना, तो व्यापार का मतलब क्या होता है। अगर मुझसे कोई पूछे व्यापार का मतलब क्या होता है तो आप लोग क्या कहेंगे कि मैम व्यापार का मतलब? धंधा। हाँ जी। मैम धंधा। अच्छा, अगर आपको सरल भाषा में आपको किसी को समझाना है कि व्यापार का मतलब ऐसे होता है तो आप कैसे समझाएंगे? कौन आंसर देगा? टीचर। हाँ जी, बोलिए। टीचर मराठी में आता है, हिंदी में नहीं आता इतनी। नहीं मतलब आप ठीक है, जैसे आपको आता है आप वैसे ही समझाइए, मैं फिर भी समझ जाऊंगी। बोलिए। टीचर, हाँ, नफा मिलाने के उद्देश्य से खरीद या बिक्री करना। ओके, तो मान लीजिए बहुत सहज तरीके से अगर आप लोगों को समझाया जाए कि हम मार्केट में गए हैं, ठीक है, मार्केट में जाकर हमने कोई चीज खरीदी है, क्या वो व्यापार होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे, मार्केट में जाकर कोई चीज हमने खरीद ली, क्या वो व्यापार होता है या व्यापार नहीं होता है? क्या हमारे डे टू डे जो हम हर रोज जो करते हैं उसमें व्यापार समाया हुआ है, व्यापार उसमें आता है? कैसे आप आपके मतलब हम क्या व्यापार करते हैं नहीं करते हैं, कैसे मुझे समझाएंगे कि व्यापार होता है या नहीं होता है? कौन बच्चा समझाएगा एग्जाम्पल देके, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम मार्केट में जाते हैं कोई बताइए चीज खरीद। हाँ जी, बताइए। मैम, जैसे कि मैं अगर मार्केट में गई ना, तो मैंने कोई चीज ना 2 या 5 रुपए की लाई होगी, तो मैं फ्रेंड्स में या हमारी मतलब
गांव में मैं अगर वो 10 या 15 रुपए को बेचूंगी तो वो व्यापार होगा। ओके, चलिए। तो हमने कोई चीज खरीदी, खरीदने के बाद वो चीज अगर हम पुनः बेचते हैं वो भी व्यापार होता है। लेकिन व्यापार को अगर आप बहुत सहज तरीके से समझने की कोशिश करें तो व्यापार जो होता है ना, वो चीजों की लेन देन होती है। जैसे कि चीजों का एक्सचेंज होता है कि आप मार्केट में जाते हैं, आप पैसे दे करके बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप सब्जियां खरीद सकते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इसको भी व्यापार कहा जाता है ना। तो छोटे स्केल में अगर देखा जाए ना तो हम सभी थोड़ा थोड़ा व्यापार करते हैं, लेकिन ये व्यापार हम चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। कुछ कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे में ही लेन देन करते हैं और चीजों की लेन देन करते हैं। अब वो कैसे होती है, क्या होता है, उसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक में तो वही दिया गया है जो अभी जो है हम प्रेजेंट करेंगे। यस मैम। स्क्रीन शेयर स्टार्ट की है, अभी आप लोगों को दिख जाएगी। ओके मैम। यस मैम दिख रही है। ओके, देखो ये चैप्टर है आपका व्यापार। यही व्यापार है। और व्यापार मैंने आप लोगों को क्या समझाया, हमारे दिन प्रतिदिन जो हम करते हैं ना, उसी में व्यापार समाया हुआ है। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, किसी को कुछ चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ मांग है। जैसे मुझे जरूरत है फूड की, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे गेहूं की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, पहले जमाने में लोग उसको उगाते थे और फिर उसको सब प्रोसेस करके उसको फिर उसी को अपने लिए यूज करते थे। लेकिन अभी आपकी अगर डिमांड है, मतलब अभी आपकी अगर मांगनी है, तो आप उस चीज को जाकर खरीदते हैं और जिसके पास वो चीज रेडी है वो आपको वो चीज बेचता है, माना बिक्री करता है। तो व्यापार का सिस्टम यही होता है कि आपको डिमांड है और आपको दूसरी तरह से सप्लाई किया जा रहा है। तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल ही होता है व्यापार। इकोनॉमिक्स में इसको ऐसे ही कहते हैं कि एक प्रकार की मांग और दूसरे प्रकार से, दूसरे साइड से उसको प्रस्तुत करना। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप दूसरों से खरीदते नहीं थे, लेकिन आप एक्सचेंज करते थे। कैसे, कि आपके पास मानो चावल है लेकिन आपको गाय चाहिए, तो आप किसी से गाय लेते थे और मुफ्त में आप, और रिटर्न में आप अपने चावल देते थे। क्योंकि उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे। जैसे हमारे पास अभी कॉइन है, नोट है ना, 500 ऐसे करके नोट्स होते हैं, 10 रुपए 20 रुपए के नोट होते हैं। उस टाइम पे नहीं होते थे। तो जब इंसान को जरूरत पड़ गई कि मुझे जब कोई चीज चाहिए और उस चीज को मुझे प्राप्त करना है, तो कभी कभी वो चीज मेरे पास नहीं है, तो क्यों ना मैं दूसरे के पास जाकर उसको एक्सचेंज करूं। तो उसको एक्सचेंज करने का सोचा हमने। तो अभी जब हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, जैसे एक मार्केट है। इस मार्केट में एक तरफ कपड़े हैं, दूसरे तरफ फल है, सब्जियां हैं। तो कोई तो जा रहा है, पैसे देके चीजों को खरीद रहा है। ये बहुत इजी है क्योंकि आजकल हम यही सिस्टम फॉलो करते हैं। जरूरत होती है तो हम खरीदते हैं और जो उत्पादक है उससे हम लेते हैं। तो कोई उत्पादक है और कोई उसको खरीदता है, तो डिमांड है। जो बना रहा है वो उत्पादक है और हम जाकर क्या कह रहे हैं, उससे उत्पादन, उसकी उत्पादन हम ले रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत है। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों की जो है चीजें बनाई जाती हैं। मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप कुछ कुछ बनाते हैं, मशीन से आपके पास लेबर भी है। तो देखो ये जो है ना, आपको यहाँ से ना जो आपको रॉ मटेरियल है, माना आपका जो कच्चा माल है ना, जैसे आप यहाँ पे कपड़े बना रहे, तो कपड़े बनाने के लिए आप मानो कॉटन से आप बना रहे ना, तो आपके पास कपास दिया जाएगा, मशीन रहेगी, पानी रहेगी, लोग रहेंगे काम करने के लिए। तो ऐसे करके आपको वो चीज फैक्ट्री में लानी पड़ेगी।
यहाँ पे सीडी का एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको कपड़ों का दे रही हूँ, आप सीडी से भी समझ सकते हैं। तो आपके पास वो चीज प्रस्तुत करने के लिए जो कच्चा माल है ना, अब सीडी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सीडी बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, सीडी का ये प्लास्टिक कवर चाहिए, फिर उसके अंदर जो भी इंजीनियरिंग के जो भी चीजें जरूरत है वो चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वरना कैसे मशीन्स वगैरह चलेंगी। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सीडी को बनाना स्टार्ट करेंगे और आपका सीडी बनाना एंड हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है उत्पादन, मतलब किसी चीज को बनाना। अगर कोई एक फार्मर है, मानो कोई एक किसान है, वो खेती में कुछ खेती कर रहा है, मानो गेहूं उगा रहा है, तो उसको भी उत्पादन कहते हैं। अब फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं तो उसको भी उत्पादन कहते हैं। ठीक है। अब इन चीजों को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, चीजों को अपने पास थोड़ी ना रखेंगे, आपको उस चीज को बेचने के लिए मार्केट में भेजना पड़ेगा। जहाँ पे चीजों की बिक्री होती है, लोग आकर उस चीज को खरीदते हैं। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना घाऊक और किरकोल, तो इन दोनों को समझना है। ठीक है। अभी घाऊक का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में कोई चीज बनी, मानो 500 1000 कितनी भी बनी, 500 सीडीज बनी या कितने 500 कपड़े बने, तो वो जो घाऊक है ना, वो पूरा का पूरा उसको खरीद लेगा, पूरा का पूरा उसको खरीद लेगा। या तो फैक्ट्री वाले जो है ना, फैक्ट्री का जो मालिक है, वो पूरा का पूरा वहीं से ना लेकर के वो क्या करेगा, छोटे 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 जो दुकानदार है ना, जिसको किरकोल कह रहे हैं, उसको ट्रांसफर करेगा। मानो आपने 500 कप सीडीज बनाए हैं या आपने 500 कपड़े बनाए हैं, तो आप उसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, माना उसको आप डिवाइड कर देंगे, 250 देंगे, कहीं 250 देंगे, कहीं और कुछ दे देंगे। मानो अगर आपने 200, फिर 200, फिर 100 ऐसे करके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माना आपने उसको केंद्रित नहीं रखा, आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो जो है ना, जो होलसेल मतलब जो घावक होगा, वो पूरा का पूरा खरीद लेगा, 500 का 500 ही खरीद लेगा, एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ। फिर उस 500 को वो डिवाइड करेगा। मान लो यहाँ से उसने 500 सीडी खरीदी या कपड़े लिए, तो उसका टोटल कॉस्ट आया मानो कितने, मानो उसका टोटल कॉस्ट आया 50,000। ठीक है। अभी इस 50,000 रुपए को ना, जो उसने यहाँ से खरीदा, वो इन तीनों जगहों में से शायद हर जगह पे थोड़ा 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 प्रॉफिट बनाएगा। मान लो इन तीनों दुकानों को ना, वो थोड़ा थोड़ा करके जो सामान बेचेगा ना, हर जगह वो थोड़ा, उसके टोटल थी 50,000 या 50,000, वो मानो उसको टोटल प्रॉफिट बनाना है मे बी 70,000, ताकि 20,000 उसका अपना बने। तो वो हर जगह थोड़ा ज्यादा करके जो है ना, जो चीज की कीमत है उसको ज्यादा ज्यादा बढ़ाकर बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे निकालेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। ऐसे ही हम प्रॉफिट निकालते हैं, जिससे आपने बेचा और क्या आपका उत्पादन का खर्चा आया। तो वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा जो कीमत है उसको बढ़ा के इन दुकानों को बेचेगा, है ना, कि कैसे कैसे वो सामान खरीद के, फिर इन दुकानों से जो है हमको ग्राहक कहते हैं, हम कस्टमर्स हैं, हम जाकर इन दुकानों से सामान खरीदते हैं। और ये दुकान हमें कैसे सामान बेचते हैं, मान लो यहाँ से जिस आदमी ने इनको भेजा है, इनको बेचा है, उसने ज्यादा कीमत बढ़ा के बेची है, तो ये लोग हमें और ज्यादा कीमत बढ़ाकर हमें बेचते हैं। अगर एक सीडी ये जो है ना घावक ने इनको 10 रुपए में बेची है, वही सीडी शायद वो लोग हमें 15 रुपए में बेचेंगे। ठीक है ना। मान लो घावक ने जो है, या जो ये आदमी है फैक्ट्री से, इसने एक एक सीडी 5 रुपए में खरीदी है, अभी वो एक एक सीडी यहाँ पे 10 रुपए में बेचेगा। अब ये लोग क्या करेंगे, दुकानदार हमें बेचेंगे एक एक सीडी 15 रुपए में। तो देखो चीजों की जो कीमत है वो कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीच में ये कई हाथों से, कई स्टेप्स से गुजरते हैं। क्या मैंने इतना सभी को समझाया, कोई डाउट किसी को है, कुछ पूछना है? नो मैम, नो डाउट। नो मैम। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी देखो, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्यापार की व्याख्या क्या होती है। हमने अभी पढ़ा कि व्यापार माना हम कुछ उत्पादन करते हैं क्योंकि मांग रहती है, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जहां पे मांग है वहां पे उस चीज को सप्लाई कर देते हैं, और जिनको हमको सप्लाई करनी है वो लोग अपना अपना चीज भी बनाते रहते हैं। तो क्या होता है ना,
कि ये जो हमारी मांगनी है और ये जो हमारी बिक्री है, इन दोनों का ना एक रिलेशन रहता है। मानो आपके मार्केट में अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा डिमांड किस चीज की रहेगी, बोलो तो? किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा गर्मियों में रह सकती है? कॉटन के कपड़ों की रह सकती है ना? फिर उस सीजन में लोग, है ना, बहुत ज्यादा उस सीजन में जो है आम, जो फ्रूट है उसको भी खाएंगे। फिर आम से रिलेटेड फ्रूट जूस वगैरह वो सब भी आएंगे। फिर विंटर में क्या होता है, विंटर में कॉटन के कपड़ों की जरूरत नहीं, हम वूल के कपड़े पहनते हैं। तो विंटर में हमारी मांग जो है वो अलग हो जाती है। तो ये लोग जो बनाते हैं वो विंटर में स्वेटर्स बनाने लगेंगे। फिर विंटर में हम क्या करते हैं, हम जो है केक खाते हैं, फल खाते हैं। तो उस टाइम पे ये ऑरेंजेस बोल दो, है ना, वो काइंड ऑफ फ्रूट्स, वैसी फ्रूट्स या वैसे फल उगाई जाएंगी और उसी चीज को बेची भी जाएंगी। तो जैसा सीजन आता है या जैसा समाज होता है या जैसा मार्केट रहता है ना, लोग वैसे ही चीजें मानो उगाते हैं। जैसे हमारे देश में देख लो कि जो दक्षिण भारत है और पूर्व भारत है, दक्षिण भारत में चावल ज्यादा खाया जाता है, पूर्व भारत में गेहूं ज्यादा खाई जाती है, सॉरी पूर्व नहीं, उत्तर भारत में गेहूं ज्यादा खाई जाती है। ऐसे करके आप देखेंगे कि जिस स्थान पे जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार की मांग उठती है वहां से, और उसी के ऊपर डिपेंड करके बाकी जो आसपास के जो लोग रहते हैं वो उसी चीजों को उगाते हैं और फिर उसको बिक्री कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, जितनी व्यापार रहेगी, अगर उतनी ज्यादा बिक्री ना हुई तो डिमांड और हमारी जो ये सप्लाई है ना, ये चेन नष्ट हो जाता है। आपके पास सिर्फ डिमांड ही डिमांड है और आप ना उनको जो है ना चीजें बिक्री नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास उत्पादन ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसे तो है लेकिन वो चीजों को खरीद नहीं सक रहे क्योंकि चीजें तो उपलब्ध ही नहीं है। फिर वो लोग क्या करेंगे, बाहर से दूसरे देशों से चीजें मंगवाएंगे और इंडिया की चीजें कोई नहीं खरीदेगा, सब फॉरेन की चीजें खरीदेंगे। तो इंडिया में जो उत्पादक है ना उनको लॉस हो जाएगा। ऐसे करके ही है ना, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे कब्जा किया था, सभी जानते हैं। समझ में आ रहा है सबको कि इन दो यस चीजों में कैसा रिलेशन है? इन दो चीजों में यही है ना, इनका अवलंबन क्या है कि जितनी मांग उतनी बिक्री नहीं हुई तो जो है एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इस डिसबैलेंस से हम इंडिया की चीजों को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिलता ही नहीं, हम बाहर से चीजें मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे आजकल के दिन में व्यापार होता है। आजकल देखो, आजकल तो हमारे पास जो है ना ऑनलाइन बैंकिंग है, फोन पे है, पेटीएम है ना। फिर उसके पहले अभी लोग इस्तेमाल भी करते हैं क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये सब है। हमारे पास नोट्स भी है। लेकिन ऐसा पहले जमाने में नहीं होता था। मैंने आपको क्या कहा, प्राचीन और मध्य युग में क्या होता था, ये होता था ना, देखो बार्टर सिस्टम कहते हैं। माना कि मेरे पास गेहूं है, मैं गाय है किसी के पास, उससे एक्सचेंज कर रहा हूँ। या मेरे पास मानो गेहूं है, या मेरे पास गाय है, या मेरे पास कुछ है, तो मैं किसी हेलो और मैम। से, हाँ जी, मैम गाई मीन्स? मतलब मान लो मेरे पास जो है ना वो भेड़ बकरी है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो जो है मैं, मेरे पास मान लो चावल है, मुझे दूध चाहिए तो चावल मैं दे रही हूँ, दूध मैं किसी और से ले रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ना कॉइन नोट्स ये सब नहीं रहा करते थे, ये प्राचीन युग में होता था। फिर उसके बाद अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे कि मुगलों का इंडिया में प्रवेश हुआ और उन्होंने जो है ना कॉइन का सिस्टम चालू किया। गोल्ड कॉइन आ गए, मतलब सोने के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, कॉपर के कॉइन। जिस चीज की मतलब जिस चीज की जैसी कीमत थी वैसे कॉइन्स को डिसाइड किया गया। सबसे कीमती जो होते थे गोल्ड कॉइन, उससे नीचे आ गए सिल्वर कॉइन, और सिल्वर के नीचे आ गए तामा, कॉपर के कॉइन। ठीक है, ये ब्रॉन्ज। सब चीज है ना। इन सब चीजों के बाद जो है ना, फिर हमारे पास ये नोट वाली, पेपर वाली, मतलब वो करेंसी वो आई हमारे पास, जैसे 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, ऐसे करके। तो क्या हुआ ना, ऐसे करके पैसों की भी जो लेन देन समाज में हुई और व्यापार भी जैसे हुई, जैसे जैसे पैसों की लेन देन चेंज होती गई, व्यापार भी चेंज होता गया।
पहले जमाने में हम इंडिया में बैठ के ना फॉरेन में या किसी बाहर के देश में बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज अभी फॉरेन में आप एक चीज बेचो तो तुरंत के तुरंत आपको ऑनलाइन पेमेंट भी मिल जाएगी, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन पहले जमाने में लोग सिर्फ कैश, पैसों से डील करते थे, अभी हर एक के पास कैश नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन डील करते हैं या एटीएम से जाकर निकालते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अभी देखो व्यापार के प्रकार कितने होते हैं। एक तो व्यापार का प्रकार होता है दृश्यमान, आपने पैसे दिए, आपने चीजें खरीदी, वो कुछ भी चीजें हो सकती है, जैसे कि वो हो सकती है कि सब्जियां हो सकती है, फल हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो हम हर रोज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ व्यापार अदृश्य होते हैं, वहां पे ना ऐसे साधन एक्सचेंज होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। मानो डॉक्टर क्या करता है, हमारी ट्रीटमेंट करता है, जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारी चिकित्सा करता है। तो जो है डॉक्टर्स हमें ठीक करते हैं, कैसे, दवाई लिख देते हैं प्रेस्क्रिप्शन पे। तो डॉक्टर्स हमारी सेवा तो कर रहे हैं, हमें साधन तो दे रहे हैं, है ना। व्यापार हमारे और डॉक्टर के बीच में भी हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जब हमें प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, हमारी ट्रीटमेंट करता है, तो हम उनको पैसे देते हैं। वैसे ही आप एक लॉयर के पास जाओ, वकील के पास जाओ, वो आपका सॉल्व करेगा। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जैसे हमारे बीच ना नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है क्या नॉलेज, आपको फील हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। हर चीज ना दिखाई नहीं देती, और हर चीज वैसे कि मतलब हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो डॉक्टर्स भी जब हमारी सेवा करते हैं तो वो भी एक प्रकार का व्यापार होता है, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहे हैं, वो हमें साधन दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। लेकिन हम उस चीज को दिख नहीं पाते, क्योंकि वो हमें फील होता है कि नहीं, ये डॉक्टर हमें ठीक से ट्रीट कर रहा है, या ये टीचर हमें पढ़ा रही है, या ये लॉयर मेरे लिए ये काम कर रहा है। हर एक चीज दिखती नहीं है, लेकिन वो व्यापार ही होती है। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। मैं उम्मीद यस कर मैम। कि सभी बच्चे सुन रहे हैं और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। अभी देखो, जो हम व्यापार करते हैं ना, वो दो प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको समझाया, एक होता है घाऊक, एक होता है किरकोल व्यापार। ठीक है, देखो घाऊक क्या होता है, होलसेल। होलसेल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, जितना जितना फैक्ट्री में बन रहा है, मान लो 500 1000 कितने भी केजीज की चीजें बन रही है, या बड़े बड़े मशीन बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, जितना बन रहा है पूरा का पूरा खरीद लेना। देखो ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे चीजों कितने ज्यादा ज्यादा ऐसे ना अमाउंट में चीजों को पैक करके रखा गया है, क्योंकि इन चीजों को ये बने बनाए हैं, रेडी में, मतलब ये बन के रेडी है। अभी इनको जो है पूरा का पूरा बेच दिया जाएगा, और बेच दिया भी गया है। जो भी कंपनी इन सभी चीजों को खरीद लेगी, वो कंपनी थोड़ा 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 करके ना इस दुकानों में, बड़े बड़े दुकानों में, छोटे छोटे दुकानों में इन चीजों को बेचना शुरू करेंगे। मान लो यहाँ से इन्होंने 500 बिस्किट के पैकेट खरीदे हैं, तो ये शायद थोड़े थोड़े दुकानों में ना, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 500 करके, ये थोड़ा 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 करके ना इसको विभाजन कर देते हैं। इसको कहा जाता है किरकोल व्यापार। अब इन किरकोल व्यापारियों से कौन खरीदेगा, हम खरीदेंगे, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। लेकिन ये जो है, ये बहुत ज्यादा संख्या में, अमाउंट में चीजें खरीदते हैं, और ये वाले एक आधा चीज ही मतलब जो है ना हमें बेचते हैं। क्योंकि यहाँ से जितनी चीज खरीदी जाती है ना घाऊक व्यापार से, उतनी चीजें मतलब 5 4 10 कितनी भी दुकानों में थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी सामान दुकानों में ऐसी भेजी जाती है। और मान लो यहाँ पे इन लोगों ने 100 खरीद लिया, किसी और दुकान ने 150 खरीद लिया, और हम इनसे 100 150 पैकेट तो खरीदते नहीं, हम इनसे शायद 1 या 2 ऐसे करके खरीदते हैं। तो घाऊक और किरकोल में यही डिफरेंस है कि आपको घाऊक में अगर व्यापार करना है, बहुत ज्यादा संख्या में चीजें खरीदनी है, तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसे भी होने चाहिए, वो हर एक के पास नहीं होता है। और किरकोल के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर आप घाऊक व्यापारी हैं, तो आपके पास उतने साधन भी चाहिए कि आप पूरे चीजें खरीद कर छोटे छोटे दुकानों में आप विभाजन कर पाए। किरकोल में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी दुकानों में ही सामान दी जाएगी, आपको उनको सिर्फ अच्छे से रखना है। ठीक है, अब जो घाऊक व्यापारी होता है,
उसको फैक्ट्री से चीजें खरीदनी पड़ती है जहां से वो बन रही है। लेकिन ये जो किरकोल व्यापारी है, ये फैक्ट्री से तो चीज नहीं खरीदते ना, ये अपने ही दुकानों में जो है ना वो रहते हैं, और कोई आकर के उनको वो चीजें बेचता है। इतना समझ में आया सभी को? कोई मुश्किल तो नहीं है? यस मैम, आ गया समझ में। अच्छा, यस मैम। अभी आप देखो ये तो और भी इजी है ना, कि व्यापार हम कहाँ कहाँ करते हैं। व्यापार हम अपने देश में करते हैं, अपने देश में दोनों राज्यों में करते हैं। महाराष्ट्र से गुजरात का हो सकता है, गुजरात से राजस्थान का हो सकता है, राजस्थान से उत्तर प्रदेश का हो सकता है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का हो सकता है। फिर जो है हम दो देशों में व्यापार करते हैं, इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से लंदन, इंडिया से लंदन, लंदन से कहीं और, फ्रांस, जर्मनी। दो देशों में व्यापार हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार हो सकता है। मान लो मुंबई से है कोलकाता, कोलकाता से मान लो दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से पुणे, है ना। ऐसे करके भी हम व्यापार कर सकते हैं। और कभी कभी हम व्यापार करते हैं अपने ही एरिया में, मान लो एक गांव से दूसरे गांव, एक जिला से दूसरा जिला, एक शहर से दूसरे शहर। तो दो देशों में, एक ही देश में दो देशों में व्यापार हो सकता है, एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव हो सकता है, और जो है ना एक शहर से दूसरे शहर हो सकता है। तो चार प्रकार के जो, हाँ ना, तो चार प्रकार के जो व्यापार दिखाए गए हैं। एक तो है कि आप अपने गांव के लोकल मार्केट में ही जाकर चीज खरीद रहे हैं, लोकल जो बाजार लगता है, जैसे जैसे हम जाते हैं ना सब्जी वगैरह खरीदने। एक होता है कि आप जो है ना इंडिया में बैठ के ही जो चीज आपके शहर में नहीं मिल रही है वो आप दूसरे शहर से मंगवा रहे हैं, या तो आप किसी और स्टेट से मंगवा रहे हैं और राज्य से मंगवा रहे हैं, या तो आप बाहर से यानी फॉरेन से मंगवा रहे हैं। हम तो ज्यादा फॉरेन से नहीं मंगवाते, हम देश में अंदर ही रहते हैं। तो चाहे आप अंदर रहो या बाहर रहो, देश में ना आप जो है ना एक स्थान पे और या तो दूसरे राज्य पे, है ना, या तो आप दो शहरों में भी मतलब व्यापार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको विदेश से ही लाना है। अगर आप विदेश से लाते हो तो आपके जो इंडियंस है ना, जो भारतीय व्यापारी है, उनका लॉस हो जाता है ना, हम दूसरे देशों से जब लाते हैं। ठीक है, चलो, और दूसरे देशों से सामान लाने में खर्चा भी होता है ना, उनके लिए फिर उनका जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है, ऐसे करके। चलो, अभी आया सबसे मुख्य या इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, आयत या निर्यात। ठीक है, अभी आप देखो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। अभी आप लोग मुझे समझाओगे आयत और निर्यात का मतलब क्या होता है? समझाइए प्लीज, कौन समझाएंगे? ये सर, सबसे टीचर ज्यादा। मैं समझा हाँ रही हूँ। बोलिए। हाँ बोलिए। टीचर, आयात मतलब अंदर और निर्यात मतलब बाहर। अच्छा, तो आयत मतलब जब आप चीजों को ला रहे हैं, और निर्यात मतलब आप चीजों को जब बेच रहे हैं। क्या आप यही कह रहे हैं? यस टीचर, थोड़ा थोड़ा वैसे ही है। ओके, तो कोई मुझे थोड़ा और एग्जाम्पल से समझाएगा? जब हम मान लो कि इंडिया जो है वो अमेरिका से मशीन्स खरीद रही है, ये आयत है या निर्यात है? टीचर, निर्यात। ओके, आयत। आयत है। हाँ, और मैं जो, ठीक है, मैं सबका सुनूंगी। अगर मैं इंडिया हूँ, मैंने अमेरिका से मशीन लिया, तो मैंने आयत किया या निर्यात किया? आयात। मैं आयात है। आयात। और जब मैं एक इंडिया से किसी और देश को, मानो फ्रांस को, मैंने जो है गेहूं बेचे, तो मैंने वो निर्यात किया या आयात किया? निर्यात। ठीक है, अभी अगर आपका ही मैं पूरा पूरा समझ लूं जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है, एक ट्रायंगल है ना, उसके ऊपर एक तरफ लिखा है आयत, एक प्रकार लिखा है निर्यात। और आपको जो है इसी ट्रायंगल के ऊपर बैलेंस किया जा रहा है। जैसे हम खेलते हैं ना पार्क में, ऐसा एक गेम रहता है हमारा, सी सॉ कहते हैं उसको। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है ना, फिर कोई नीचे आता है।
बहुत मतलब बच्चे लोग ऐसे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, फिर आप लोग भी तो ऐसे करके पार्क में जाकर खेलते होंगे। इंडिया में भी ना और दूसरे देशों में भी जब व्यापार होता है ना, तो ये लेन देन का खेल चलता है। किसी साल हम ज्यादा लेते हैं, मतलब ज्यादा खरीदते हैं, कम बेचते हैं, और किसी साल हम जितना बेचते हैं उतना ही खरीदते भी हैं, और किसी साल हम कम खरीदते हैं, ज्यादा बेचते हैं। तो मान लो अगर आप ज्यादा बेचोगे, है ना, ज्यादा दूसरे देशों को बेचोगे और उनसे, लेकिन तुम कम खरीदोगे, तो ये तुम्हारे देश के लिए अच्छा है या बुरा है? माना तुम तो इंडिपेंडेंट हो गए, तुम तो आत्मनिर्भर हो गए, कि अगर हम खुद ही लायक हैं कि हम सभी कुछ बनाते हैं अपने लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही कुछ है जो हम नहीं बना सकते या हमारे पास कमी है, तो उन छोटे छोटे चीजों को हम बाहर से मंगवाते हैं। तो आप आत्मनिर्भर हुए कि नहीं हुए, बताओ मुझे। यस मैम। हुए ना, कि हम जो है, Yes, sir. हम है ना, हम लोगों पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम तो सामान अच्छा से बनाते हैं, दूसरे देशों में जरूरत होती है तो वो हमसे खरीद लेते हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है। तो देखो हम कितने ज्यादा आत्मनिर्भर है, कितनी ज्यादा अच्छी हमारी क्वालिटी है उत्पादन की, तो हमारा व्यापार ऑफ कोर्स अच्छा होगा क्योंकि हम अच्छी चीजें बनाते हैं। तो जिस साल आप ज्यादा बेचेंगे, कम खरीदेंगे, उस साल आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो प्रतिकूल होगा या अनुकूल होगा, कौन बताएगा? मैम मैम फिर से बता। ओके, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। जिस साल आप ज्यादा बेचेंगे, कम खरीदेंगे, उस साल व्यापार प्रतिकूल है या अनुकूल है? टीचर अनुकूल। अनुकूल, बिल्कुल। वो आपके अनुकूल माना क्या, जो आपके फेवर में हो, जो आपके फेवर में हो। जिस साल आप ज्यादा बेच रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, मतलब आपकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है ना, आप अपनी प्रोडक्ट दूसरे देशों को दे रहे हैं, दूसरों से कम ले रहे हैं। दूसरे देश को अपना, दूसरे देशों की चीजें अपने देश में लेना माना क्या, हमारे खर्चा हो रहा है, और वो भी फॉरेन की करेंसी। फॉरेन में तो ज्यादा कॉस्ट होता है ना, ज्यादा कीमत होती है चीजों की, तो आपका तो प्रॉफिट हो रहा है। वो अनुकूल है, माना वो आपके लिए प्रॉफिट है कि आप ज्यादा बेच रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, माना आप आत्मनिर्भर हैं, आप दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिस साल हम ज्यादा खरीदते हैं, क्यों, मानो हमें बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, या कुछ और एक्सीडेंट हो गया, युद्ध हो गया, कुछ हो गया, है ना, कुछ बहुत ज्यादा महामारी आ गई, तो उस साल हम आत्मनिर्भर नहीं रह सकते, हम खाली हो जाते हैं, हमारे किसान ज्यादा नहीं बना सकते, हमारी जो कारखानाएं हैं, जो फैक्ट्रीज है, वो सब ना बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो है ना, किसान जो है गेहूं नहीं पहुंचा सकते, जो कच्ची माल होती है वो नहीं पहुंचा सकते, तो अच्छी उत्पादन कारखानाओं में भी नहीं होती, लोगों को जॉब नहीं मिलता। तो हम, अगर हम अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते, माना उस साल हम आत्मनिर्भर नहीं है, तो हमें दूसरों से फिर लेना पड़ता है, विदेशों से लेना पड़ता है। तो जिस साल हम विदेश से ज्यादा लेते हैं, लेकिन हम चीजें ज्यादा नहीं बेच पाते क्योंकि शायद उत्पादन उतना अच्छा नहीं हुआ है, उस साल जो है ना, व्यापार अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल होता है, वेरी गुड, प्रतिकूल होता है, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। देखो ना, ये देखो ना, आयात ज्यादा, निर्यात कम, आपने बेचा कम, आपने खरीदा ज्यादा। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है, आपने खरीदा कम और आपने बेचा ज्यादा। तो कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये आपको टोटली दिखना है कि आपके देश में उत्पादन कैसा हो रहा है। उत्पादन अच्छा है तो अनुकूल, उत्पादन अगर खराब हो गया किसी भी कारण से, प्राकृतिक कारण हो सकता है, आपका कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस साल व्यापार प्रतिकूल होता है और हमें दूसरों देशों से लोन लेना पड़ता है। और आयात और निर्यात जब इक्वल होती है, फिर 50 खरीदा है, 50 बेचा भी है, फिर 50, मान लो, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 50 केजीज की चावल हमने बेची है, तो मे बी 50 केजीज के कुछ और सामान भी हमने मंगवाया है, तो ना प्रॉफिट होती है ना लॉस होता है, लेकिन एक संतुलित व्यापार होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि देश को आगे बढ़ने के लिए इन तीनों में से कौन सा सिचुएशन सबसे अच्छा होगा, प्रतिकूल, अनुकूल या अनुकूल। संतुलित? मैम अनुकूल। बिल्कुल,
बिल्कुल, वेरी गुड, अनुकूल होना अनुकूल है। चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें हमें प्रॉफिट करनी है ना, हमें प्रॉफिट बनानी है, तो हमें तो अनुकूल परिस्थिति चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो, इसमें समझने की कुछ बात है नहीं, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे संगठने हैं, इन संगठनों में ना क्या होता है कि ये व्यापार को ना सुचारू रूप से चलायमान रखते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है WTO, जागतिक व्यापार संगठन, यूरोपियन यूनियन EU, OPEC, ये सिर्फ पेट्रोल में डील करती है। सार्क मतलब दक्षिणी एशियाई प्रादेशिक सहकार्य संगठन, और एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रांची संगठन। ये जो संगठने हैं, ये क्या करते हैं, ये दूसरे देशों को बोलते हैं कि आप आओ और हमारे साथ ना, आप जो है ना, हम हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे साथ जुड़ने से क्या होगा, ये बहुत अच्छे संगठन इसलिए हैं क्योंकि ये देखते हैं कि दोनों देशों में जब व्यापार हो रहा है, क्या कोई ठगी हो रही है, कोई किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, या जो हमारे अंतरराष्ट्रीय नियम है जिसके अंदर हमें व्यापार करना है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, या एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी को कम ज्यादा बेच रहा है ना, दोनों देशों में अच्छे सद्भाव है कि नहीं, या कोई किसी को व्यापार करते करते कुछ जो है ना, कोई कुछ इनकम्प्लीट छोड़ के चला जा रहा है। तो पूरा व्यापार को संतुलित रखना, पूरे व्यापार को अच्छे से चलाना, ये संगठन उसका काम करती है। जैसे सार्क को देखोगी ना, तो ये सार्क जो है, ये दक्षिण एशिया के देश में काम करता है। ये ASEAN जो है ना, दक्षिण पूर्व में काम करता है लेकिन एशिया में। OPEC क्या करता है, सिर्फ पेट्रोल की लेन देन जिन देशों में होती है, ये वहीं पे है, ये उन देशों के साथ काम करते हैं। यूरोपियन यूनियन माना, यूरोप के अंतर्गत जिन देशों में ऐसे मतलब चेंज एक्सचेंज होती है ना, या व्यापार होता है, ये उन देशों में काम करती है। सबसे ज्यादा हर एक देश को ये WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या जागतिक व्यापार संगठन में नाम लिखाना ही पड़ता है, क्योंकि ये पूरे विश्व का जो व्यापार है उसको उसकी संचालना करती है। वो देखती है कि नियम फॉलो कर रहे हैं नहीं, कोई किसी को ठगी तो नहीं कर रहा है, कहीं जो कीमत है वो कम ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, दोनों देशों में सद्भाव है, दोनों देश प्रॉपर नियम फॉलो करके व्यापार कर रहे हैं, या कोई दोनों देशों में युद्ध तो नहीं है व्यापार के नाम पे। मोस्टली देखता है कि एक देश दूसरे देश को कोई कहीं ठगी तो नहीं कर रही है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस मैम। अभी देखो, ये बहुत इजी है, मार्केटिंग है ना। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब है कि भाई, मैंने एक चीज बनाई है, अब उसका मुझे प्रचार करना है, मतलब उसको मुझे मार्केट में डालना है। तो मार्केट में डालने से पहले मुझे लोगों को पता करना है ना कि देखो भाई, ये मोबाइल था, अब इसके जगह पे ये आ गया है। जैसे पहले लैंड फोन हुआ करता था, लैंड फोन के बाद हमारे पास मोबाइल फोन्स आई, फिर मोबाइल फोन्स में भी कितनी सारी फीचर्स चेंज होते होते अभी तो क्या 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 आ चुकी है। वैसे ही पहले जमाने में तो पहले रेडियो था, फिर टेलीविजन आया, फिर लैपटॉप आई, कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर फिर लैपटॉप, ऐसे करके होने लगी। लेकिन इसके फायदे यही है कि हमें एक से बढ़कर एक चीजें मिलने लगती है, हमें पता चलता है, हम जो है ना, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो चॉइस है, हम उसको बढ़ा सकते हैं, नए नए व्यापारियों से कांटेक्ट हो सकती है, ये इसका महत्व है। हम एक देश में रहकर दूसरे देशों की चीजों को खरीद सकते हैं, और अपने चीजों को न सिर्फ अपने शहरों में, अपने गांवों में, लेकिन दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों तक भी हम बेच सकते हैं। कैसे? मार्केटिंग करके, उसका एड बना के। जैसे वो हम जब टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट आता है, वैसे भी कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यही होता है कि हमारा जो व्यापार है ना, वो पूरे पूरे विश्व में फैल जाए। तो ये विश्वायन है ना, जिसको कहते हैं, विश्व को पूरा पूरा लेके आ जाना, कि आप एक जगह बैठकर विश्व में जो है ना पूरा बिजनेस कर सकते हैं। और इसके लिए देखो, इंटरनेट से सबसे बढ़िया क्या चीज है, जैसे ही इंटरनेट आ गई तो हर एक को पता चल गया कि यहाँ पे क्या है। तो इंटरनेट की वजह से, जैसे वीडियो कॉल या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, गूगल मीट, कैसे कैसे करके ना लोग जो है ना
फिर वो फेसबुक बोल दो, सोशल मीडिया हैंडल्स बोल दो, इंस्टाग्राम बोल दो, यूट्यूब बोल दो, अपनी चीजों को ना सब बना बना कर एडवर्टाइजमेंट में डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो क्या हो गया, ऑनलाइन जो व्यापार है ना वो बहुत फास्ट हो गया, और बहुत सारे देश ना हमसे जुड़ गए, और हम भी बहुत सारे देशों से जुड़ गए, क्योंकि हमने अपनी चीजें बहुत जगह फैला के रखी हुई है, सभी को पता चल गया। तो इसमें जो है ना टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने बताया ना कंप्यूटर्स का, फिर वीडियो कॉलिंग का बहुत बहुत बड़ा एक पिक्चर है, एक इमेज है, एक एक छवि है, उनका बहुत बड़ा एक भूमिका है। उससे भी ज्यादा कहें तो सोशल मीडिया के जो हैंडल्स रहते हैं, लोग तो आजकल फेसबुक पे भी व्यापार करते हैं, लेकिन जब आप व्यापार करेंगे तो उसमें ये जो हम एडवर्टाइजमेंट डालते हैं उसका मतलब क्या होता है ना। कोई भी इंसान हो, अगर आप उसको एक एक चीज दोगे ना, तो वो हमेशा उस चीज को खरीदने की कोशिश करेगा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हाँ कि ना, है ना। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप उसी चीज को खरीदोगे ना, हाँ कि ना, यस मैम। है ना। अभी देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि चिप्स की पैकेट है, एक पैकेट है जिसपे कोई नाम ही नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उसका ना एडवर्टाइजमेंट आया है, ना ही हमने उसकी वीडियो देखी है, ना ही कहीं टीवी पे ऐड सुना है, या कोई वेबसाइट है, या कहीं उसकी जो पोस्टर है वो हमने कुछ नहीं देखी। और दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसको हम हर जगह देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, फोन पे देखते हैं, और उसकी जो पिक्चर्स भी है पोस्टर बन के रास्ते में भी लगाई जाती है, और जो है ना उसकी बहुत ज्यादा प्रमोशन होती है, माना उसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है। तो क्या होता है ना, एक जो प्रोडक्ट होता है या एक जो सामान होता है उसका दर्जा बढ़ जाता है ना। अगर आप दो चिप्स को ऐसे पैकेट को रखोगे, जिस चीज को आप ज्यादा जानोगे, है ना, उसी चीज को ज्यादा मूल्य देकर आप खरीदोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि हाँ ये तो रियल है, हमने इसको देखा है। तो इसके लिए ना जो है ना उत्पादन कैसे होती है, जितना जितना वो जो प्रोडक्ट होता है या वो जो सामान होता है वो जितना पॉपुलर होता है ना मार्केट में, लोग उसको जितना जानते हैं, क्योंकि उसकी मार्केटिंग हुई है, चाहे टीवी पे हो, चाहे नेट पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, उसको लोगों ने देखा है, जाना है, उसका प्रचार हुआ है। फिर उसकी एक प्राइस है, उसकी एक क्वालिटी है, अगर उसकी कीमत अच्छी है, सॉरी उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो लोग उसकी ज्यादा कीमत देकर खरीदेंगे। लगन उसको कोई प्रचार नहीं है, लोग उसको जानते नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा पैसे क्यों देंगे, हाँ कि ना। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, यस मैम। है ना। तो आप लोगों को अगर बोला जाए कि आप लोग सैमसंग की फोन लेंगे या किसी और कंपनी की फोन लेंगे जिसको आपने कभी नाम उसका सुना ही नहीं है ना, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे अरे वो कंपनी तो हमें पता ही नहीं है, वो अच्छी है कि बुरी है वो भी हमें नहीं है, साथ साथ ये अच्छी कंपनी है क्योंकि हमें गारंटी देती है। तो मार्केटिंग का ये एक और भी ना मतलब एक बेनिफिट होता है, एक एडवांटेज होती है कि जब हम मार्केटिंग करते हैं ना तो हम गारंटी भी देते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनीज ही ऐसा करती है। तो वो अच्छी कंपनी आपको गारंटी देगी कि इतने सालों तक आपका सामान जो है खराब नहीं होगा, होता है तो हम चेंज करके देंगे। जब आप चीज खरीदने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना। समझिए मेरी बात आप लोग, यस मैम। यस। है ना। तो इसी का जो एडवांटेज है वो आपको जो है मार्केटिंग से मिलती है। और आजकल नेट के हो जाने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी भी सामने आ रहे हैं, अपना कुछ कुछ सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो छोटे छोटे व्यापारियों को भी बहुत बहुत ना उनको मतलब बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है। वो लेकिन पहले क्या होता था, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हुआ करते थे, वही सिर्फ आते थे, वही सिर्फ सामान बेचते थे। छोटे छोटे व्यापारी जो थे उनको स्कोप नहीं मिलता था, चांस नहीं मिलता था, तो वो बेच नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही ना बन गया, जैसे ही हमारा जो है ना ये इंटरनेट चालू हो गया, फिर ऑनलाइन सब कुछ बन गया, पैसों की लेन देन भी ऑनलाइन होने लगी, तो जो है ना ये हम जो कहते हैं ना कि ये बिजनेस का या जो व्यापार का भी विस्तार होने लगा। तो व्यापार का विस्तार नेट की वजह से भी बहुत फास्ट हुआ है। साथ साथ जो है ना छोटे व्यापारी सामने आ गए हैं, क्योंकि सरकार ने भी बहुत बहुत किया हुआ है। देखो मैं वही कह रही थी कि कोई भी वस्तु है उसका उत्पादन होता है, फिर उसका वर्गीकरण होता है, मतलब वो कौन सी है, वो फूड प्रोडक्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट है, या वो कपड़ों की कोई प्रोडक्ट है। फिर उसकी ब्रांडिंग होती है, मतलब ब्रांडिंग माना उसका मुद्रांकन होता है, माना
जो चीज जितनी ब्रांडेड होगी, अच्छी कंपनी, नाम वाली कंपनी से होगी, हम उन्हीं से खरीदेंगे। फिर उसकी लेबल लगाई जाती है, फिर उसको पैकिंग किया जाता है, फिर उसकी प्राइस ठीक की जाती है। प्राइस ठीक होने के बाद उसका प्रमोशन, माना उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐड दिया जाता है कि देखो भाई हमने तो ऐसा नया प्रोडक्ट बनाया है कि आप लोग खरीदना चाहोगे। वो फोन हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई खाने की वस्तु भी हो सकती है। और फिर उसको जो है ना वितरण होता है, जिसको मैं कह रही थी कि उसको जगह जगह जाकर ना, ये किरकोल वाले, सॉरी, ये घाव वाले लोग वो किरकोल में थोड़ा 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 करके बेचेंगे, है ना। तो देखो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि कितने सारे हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं। तो जो चीज जितनी आकर्षक बनानी है, उसका प्रचार या विस्तार, उसकी मार्केटिंग उतनी ही होनी, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी तो लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को देखकर, क्वालिटी को देखकर, प्राइस को देखकर उसकी कीमत क्या होनी चाहिए डिसाइड की जाती है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, और अगर उसकी डिमांड मतलब मांग ज्यादा है तो वो चीज बनाई भी जाएगी, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। लेकिन आयत निर्णायत को थोड़ा सा समझेंगे, बिकॉज बिना समझे इस चीज को आप मतलब नहीं कर पाएंगे। और ये जो हमने पढ़ा ना अभी, जो भी संगठना है, इनको मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है। समझना इन द सेंस आपको थोड़ा ना देखना है। कुछ चीजें शायद आपको यहाँ पे याद रखनी पड़े, मतलब लर्न करना पड़े। ये जैसे इनके फुल फॉर्म्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, फिर जो है इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, और कार्य इनके क्या है ना। कि मोस्टली आपको हर जगह सेम कार्य ही दिखेगा, जो दोनों देशों में मतभेद को ठीक करना, आ, जो पारस्परिक सुख शांति है उसको बनाए रखना, किसी को ठगने न देना, संबंध मजबूत करना, है ना। यही सब मोस्टली दिखेगा, ज्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मैम लेकिन मेरा ये पार्ट हाँ जी बोलिए। मेरे फुल फॉर्म पार्ट है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन आपको ना एक चीज देखना पड़ेगा कि आयत निर्णायत, इसका मतलब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अनुकूल, प्रतिकूल और संतुलित व्यापार, ये भी कभी कभी आ सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को भिन्न भिन्न क्वेश्चंस पूछे कि कौन से देश के लिए क्या अच्छा है। तो जिस साल हमारा प्रॉफिट होता है उस साल तो अनुकूल, लेकिन जिस साल लॉस होता है देश का, मानो उस दिन प्रतिकूल व्यापार हो जाता है उस साल। तो ये यस मैम। को थोड़ा, है ना, थोड़ा याद रखेंगे। ये घावक और किरकोल तो इजी है, थोड़े अमाउंट में खरीद रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में खरीद रहे हैं। फिर जो है, आप देश में व्यापार कर रहे हैं, दोनों देशों में कर रहे हैं, दोनों शहरों में कर रहे हैं, या आपके सिर्फ अपने ही लोकल गांवों में कर रहे हैं, छोटे छोटे जगहों पे कर रहे हैं, गांव से या अपने शहर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो देखना है साथ में। ये हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया ना, दृश्य व्यापार अदृश्य व्यापार क्या होता है। कहीं आपको सामान मिलता है, कहीं आपको सेवाएं मिलती है, ऐसे करके। फिर जो है जो है ना, व्यापार कैसे चालू हुआ। पहले तो लेन देन होती थी, फिर कॉइन्स आ गई, कॉइन मुद्रा आने के बाद पेपर नोट आ गए, नोट आने के बाद ऑनलाइन चालू हो गया। पहले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग। ये सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये समझना कि व्यापार होता है मांग और उसकी जो है ना, मांग से और उसकी प्रस्तुतिकरण से। तो उत्पादन और फिर उसको उसका प्रस्तुतिकरण, ये दोनों जो है ना, ये व्यापार में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर व्यापार करना है तो देखना है कौन से स्थान में कौन से चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। उस चीज की जरूरत है तो क्या हम उस चीज को बना रहे हैं, अगर उसको बना रहे हैं तो क्या हम उसका व्यापार ठीक से कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग हो रही है, लोगों को पता चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस जगह पे वो चीज बनाई गई है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब है कि हमने अच्छे से मार्केटिंग ही नहीं की। हम्म? उस चीज की मार्केटिंग हमने अच्छे से नहीं की, तो लोगों को पता नहीं चला, और लोगों को पता नहीं चला तो लोग खरीदे नहीं। तो क्या हो गया, अच्छी जो प्रोडक्ट हमारी बनी वो लोगों तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, यस अभी मैम। बोलो। तो सभी को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, या कुछ पूछना है, कुछ यस बोलना है भले, है क्लियर ना। टीचर। क्योंकि यस मैम। आपको देखो इस चैप्टर से भी, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड।
तो जो है हम जो बोल रहे थे कि आपको आपके सिलेबस में से चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपको जो है हमेशा रेडी रहना है कि मुझे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर मैंने चैप्टर को समझ लिया है तो भले मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं उसको अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। तो इसीलिए चाहे भूगोल पढ़े, चाहे आप अर्थशास्त्र पढ़ें, आपको बहुत जरूरी है कि आप पूरे पूरे चीजों को समझकर पढ़ें, ताकि कहीं से कहाँ भी क्वेश्चन आए आप एटलीस्ट अपने शब्दों में तो आंसर लिख पाए। क्या मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, मैम teacher. नाशवंत मतलब क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आया, वर्ड को फिर से बोलेंगे? मैम नाशवंत इसका मतलब क्या है? अच्छा, नाशवंत मतलब जो चीज खराब हो जाती है, विनाश को प्राप्त करती है। मान लो आपने ना दूध से कोई चीज बनाई है, पनीर बनाई है, अब आप पनीर को बहुत दूर 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 तक ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, वो खराब हो जाएगी। इसीलिए आप देखना कि जो भी चीज है ना जल्दी खराब होने के चांसेस है, जैसे फूल सूख जाते हैं तो उनको ना लोकली बनाया जाता है, मतलब आपके स्थान पे थोड़े थोड़े छोटे 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 बाजारों में बनाए जाए, और तुरंत जाकर ना हम उसको मार्केट से खरीद लेते हैं, या तो डेयरी है वहां से खरीद लेते हैं, है ना? समझ में आया? ओके मैम, थैंक यू। ओके। यस मैम, थैंक यू। तो जो ना, लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में बिस्किट बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, या आप मान लो ब्रेड तो फिर भी नहीं बोलूंगी, मान लो आप मशीन्स बना रहे हैं, फोन बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, ऐसे प्रस्तुत करें, आप उनको बहुत टाइम तक रख सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसको बेच सकते हो, है ना? तो वो नाशवंती नहीं होते, वो रहते हैं। ठीक है, चलो। ओके मैम, थैंक यू। गुड नाइट, बाय। बाय, थैंक यू। Bye, ma'am. बाय। Good night. Bye, ma'am. Good night. बाय मैम, गुड बाय नाइट। थैंक यू, बाय एंड गुड थैंक यू। नाइट।